नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि असम में मौलाना अरशद मदनी और वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में ठन गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के 7 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है असम, और जिसको लीड कर रहे हैं मौलाना अरशद मदनी। वहां पर वो लोग गए हुए हैं और जो बेदखली अभियान चल रहा है, जो मकान वगैरह गिराए जा रहे हैं, लोगों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उन इलाकों का उन्होंने दौरा किया, सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसके बाद कई सारे बयान दिए। मदनी ने कहा कि असम सरकार को बेदखली के लिए व्यवस्था के भीतर काम करना चाहिए, ना कि इसे नफरती ढंग से करना चाहिए। आसाम के सीएम लगातार कह रहे हैं कि मौलाना जो है वो गलत बात कर रहे हैं, और यह भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान यह आया था कि उस इलाके में उन लोगों को इसलिए जाने दिया गया ताकि वो देख सकें कि अवैध तरीके से जिन्होंने कब्जा किया हुआ है जमीनें वगैरह, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी मौलाना अरशद मदनी को। वैसे ये नई चीज नहीं है। प्रोफेसर सैयदा हामिद गई हुई थी आसाम, और उन्होंने एक बयान दिया, एक भाषण दिया, जिसमें आसाम में जो कुछ बेदखली अभियान के नाम पर चल रहा है उसको लेकर बहुत सारे सवालात खड़े किए। उसके बाद प्रोफेसर सैयदा हामिद, जो योजना आयोग की मेंबर रही हैं, काफी सीनियर हैं, उनके ऊपर कई सारे केस कर दिए गए, और भी कई लोगों के ऊपर कई सारे केस किए गए हैं। तो ये निरी धमकी नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा है जिसमें मौलाना अरशद मदनी को भी शामिल करने की बात की गई। मौलाना अरशद मदनी के ऊपर भी केस करने की बात की गई, लेकिन मौलाना साहब इससे डरे नहीं, इससे झुके नहीं, बल्कि और ज्यादा तल्ख अल्फाज में अपनी बात उन्होंने कर डाली। एक बातचीत पत्रकार सामने बैठे हुए थे, उसमें सवाल पूछा गया, सवाल के जवाब में उन्होंने बहुत डिटेल में बात की। वो भाई, मैं वो तो कह रहा हूं, मुझे कहा है, उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। बांग्लादेश भेज दोगे वहां भी चला जाऊंगा, भेज दो भैया, और जेल भेजोगे वहां भी चला जाऊंगा, उसमें क्या परेशानी है। मैं तो आया हुआ हूं, आपके यहाँ आया हुआ हूं, आपके पास आया हुआ हूं। अच्छा, और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी, जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं, जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है। यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की। आज की थोड़ी है, 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। तो मदनी साहब के लिए कहा गया था कि अगर जमीयत के नेता राज्य में आकर कुछ करते हैं तो उनको गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। भाई, बांग्लादेश कैसे भेज दोगे? हिंदुस्तानी है वो। मौलाना मदनी ने जो कहा वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं कल से उनके राज्य में हूं। वो कह रहे हैं कि हर मुसलमान को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। वो बहुत बड़े हाकिम हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं तो मामूली सा आदमी हूं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी बेहद नपे तुले अंदाज में उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि जो कर सकते हैं वो कर लें। और साथ में एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मेरे बाप और मेरे दादा दोनों आजादी की लड़ाई में जेल गए थे, और एक नहीं कई बार जेल गए थे, एक जेल में नहीं कई कई जेलों में गए थे। तो जिसके बाप दादा इस देश की आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं, उनको बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। किस आधार पर बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं वो?
मौलाना अरशद मदनी का बांग्लादेश से क्या लेना देना है, ये एक सवाल कोई भी पूछ सकता है। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया है, हमने देखा, दिल्ली के अंदर देखा कि कुछ लोगों के पास से लिटरेचर कुछ मिला, कहा गया ये बांग्लादेशी भाषा में है। बात हुई भाई, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की भाषा तो एक ही है ना, बांग्ला है। पश्चिम बंगाल का जो राष्ट्रगीत है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। तो बांग्ला दोनों जगह की भाषा है, बांग्लादेशी कैसे बन गए? यानी जो मुसलमान बांग्ला बोलता है वो सब के सब बांग्लादेशी हो गए। बंगाल का मुसलमान अगर बांग्ला बोलता है तो वो बांग्लादेशी हो गया। और मौलाना अरशद मदनी तो बांग्ला भी नहीं बोलते हैं, वो तो हिंदी उर्दू बोलते हैं। मदनी परिवार के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात से सहमत हुआ जाए, जरूरी नहीं है कि हर चीज को सही बताया जाए। यही जमीयत उलेमा-ए हिंद है जिसने जावेद अख्तर कलकत्ता में जाने वाले थे, कलकत्ता में उनका प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम को बंद कराने की कोशिश की। इस तरह की बातों की मैं हमेशा मुखालफत करूंगा। कट्टरपंथ चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, दोनों तरह से गलत है। जावेद साहब अगर वहां गए होते तो कोई बिजली नहीं टूट पड़ती। सिनेमा और उर्दू का मामला था, इसमें कहीं मजहब तो आता ही नहीं है। लेकिन जावेद साहब को रोकने का काम किया, जावेद साहब को रोकने के लिए अभियान चलाया जमीयत उलेमा-ए हिंद ने। तो इस मुद्दे पर तो मैं उनके खिलाफ हूं। लेकिन अगर मदनी साहब का इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो जिस जमाने में यह लॉजिक दिया जा रहा था, इकबाल साहब ये लॉजिक दे रहे थे कि मुस्लिम उम्मत जो है वो किसी और के साथ नहीं रह सकती, मुस्लिम उम्मत को अपना मुल्क चाहिए, हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, तब मदनी साहब के पुरखे ने सामने आकर लेख लिखा था। और वो लेख इस तरह का था जिसमें कुरान से और हदीसों से एग्जाम्पल लेकर उन्होंने ये सिद्ध किया था कि मुसलमान और हिंदू एक ही मुल्क में रह सकते हैं। कुरान ऐसा करने से कतई रोकती नहीं है। जिनको पढ़ने का शौक हो वो बड़े आराम से इरफान हबीब साहब की नेशनलिज्म पे जो किताब आई है, राजकमल से हिंदी में आई है, अंग्रेजी में पहले ही आ चुकी है, वो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि मदनी साहब का खानदान जो था वो कैसे कौम परस्त खानदान था, कैसे वो हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलने की बात कर रहा था और कैसे बंटवारे की भी मुखालफत कर रहा था। अब उन मदनी साहब को बांग्लादेश भेजने की जब बात की जा रही है तो आप बताइए कि यह कितनी सही है और कितनी गलत। हिमंता बिस्वा शर्मा साहब मुख्यमंत्री हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हैं। आसाम भारत का हिस्सा है और भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी हिस्से में जाने आने की आजादी है। अगर बेदखली का अभियान चल रहा है और यह आरोप लग रहा है कि यह अभियान खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, लोग जाकर देख रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखिए कैसे सिर्फ मुसलमानों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तो इस पर कान लगाकर सुनना चाहिए। और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है। जुलाई की बात है, 24 जुलाई 2025 की खबर मैं आपको बता रहा हूं। असम के गोवालपोड़ा में 667 घर गिराए गए और इस मामले में जो वादी थे वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अदील अहमद साहब वकील थे और उनके जरिए नूर नबी समेत 8 याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ की गई है, मुसलमानों के खिलाफ की गई है। और जिनके खिलाफ की गई है वो सारे के सारे लैंडलेस लेबर हैं, गरीब ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वो 50-60 साल से ग्वालपाड़ा के हासिला बील गांव में रह रहे हैं और उनके घर गिरा दिए गए। अचानक से यह कहा गया कि यह तो मत्स्य विभाग की जमीन है और सारे मुसलमानों के घर छीन लिए गए। यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑफिसर्स को अवमानना का नोटिस जारी किया गया। कहा गया कि जो मकान मालिक थे उनको निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बुलडोजर के मामले में आदेश दिया है कि जिसका भी घर गिराने की आप कार्रवाई करते हैं पहले आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा, कोर्ट में जाने का समय देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आसाम में बिना नोटिस, बिना किसी चीज के जो ये कार्रवाई की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवमानना माना है और सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की नोटिस दी है। तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है एक तरह से कि आसाम में बुलडोजर की बेदखली की जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कानून के हिसाब से नहीं है। वही बात अगर वहां जाकर मौलाना अरशद मदनी कहते हैं या सैयदा हामिद कहती हैं तो यह अपराध कैसे हो जाता है, उनके खिलाफ दुनिया भर के केस कैसे कर दिए जाते हैं।
केस होते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि केसों में फैसले भी उनके मुताबिक आ जाएं, लेकिन हां, जिसके ऊपर केस होते हैं वो परेशान तो होता ही है। जैसे अभिसार शर्मा वाला मामला था, अभिसार शर्मा ने सवाल उठाया था 3000 बीघा जमीन का। वो वीडियो पब्लिकली अवेलेबल था जिसमें जज साहब बहुत साफ कह रहे थे कि आप आधा जिला कैसे दे सकते हैं, 3000 बीघा जमीन कैसे दे सकते हैं। अब यह आया है कि सरकार ने कहा है कि आसाम में निवेश को वो बढ़ावा देना चाहती है और इस मामले में 3000 बीघा जो जमीन है वो तो मूंगफली के बराबर है। वो 3000 बीघा जमीन जो आदिवासियों की है, वो 3000 बीघा जमीन जो आदिवासी क्षेत्र में है, उसको कहा जा रहा है कि यह मूंगफली के बराबर जमीन है, क्योंकि उसको महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट की मूल कंपनी है, उसको दिया जा रहा है 11,000 करोड़ रुपए के बदले। और डीमा हसाओ में एक ग्रीनफील्ड सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात है, जबकि डीमा हसाओ जिस इलाके में फैक्ट्री लगाई जा रही है उसको आदिवासी संस्कृति और संवेदनशील पर्यावरण के लिए जाना जाता है। वहां के लोग कह रहे हैं कि यहां अगर फैक्ट्री लगी तो पूरी तरह से पर्यावरण नष्ट हो सकता है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछे थे कि आखिर इतनी बड़ी जमीन कैसे दे दी गई, क्या इस जमीन में आदिवासी समुदाय के हितों और पर्यावरणीय नियमों का ध्यान रखा गया। यह क्षेत्र भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत आता है, जो आदिवासियों को विशेष अधिकार देती है। एडवोकेट जनरल जो हैं देवजीत सैकिया, वो कोर्ट में बताते हैं कि अगर जमीन नहीं दी गई तो निवेशकों पर असर पड़ेगा। हम चाहते हैं निवेशक आए और असम में निवेश करें, जिससे कि चरमपंथी तत्वों से ग्रस्त इलाकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसमें कहा गया कि 3000 बीघा जमीन तो मूंगफली के दाने के बराबर है 11,000 करोड़ के निवेश के लिए। अब कोर्ट इस पर क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो तो आगे की बात है, लेकिन यह सवाल उठाना कानून के खिलाफ कैसे हो गया। जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है, उस पर एक पत्रकार सवाल उठाता है तो केस हो जाता है। जिस मामले में, बेदखली के मामले में सुप्रीम कोर्ट गलत तरीके से लोगों का मकान गिराने के लिए बाकायदा अवमानना नोटिस जारी करता है अधिकारियों के खिलाफ, वही सवाल अगर मौलाना अरशद मदनी उठा रहे हैं तो यह कौन सा अपराध हो गया जिसके लिए उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा। लेकिन मौलाना साहब ने जिस हिम्मत के साथ और जिस मजबूती के साथ जवाब दिया है, असम में बैठकर ही हिमंता बिस्वा शर्मा को जवाब दिया है, वो इस बात को बता रहा है कि अभी भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और ऐसी किसी धमकी से डरते नहीं हैं। होना तो यही चाहिए कि आसाम में जो कुछ हो रहा है उसे कायदे से देखा जाए, उसकी जांच हो, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले और देखे कि वो लीगल हो रहा है या फिर मौलाना साहब और सईदा हामिद जैसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं वही सही है। अगर इनके आरोप सही हैं, अगर वाकई इस तरह का अभियान एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, तो ये लोकतंत्र पर एक धब्बा है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।